हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देने के लिए अब दिन रात प्रयत्नशील यानी प्रयत्न कर रहे होंगे और अच्छा से आप पढ़ रहे होंगे। बहुत शानदार आप मैटर तैयार कर रहे होंगे। इसी के संदर्भ में हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे थे। इसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हुए हम एक बार ये चर्चा कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज करना उतना ही जरूरी होता है जितना जल्दी ज़्यादा रिवाइज करेंगे। थोड़ी सी देर में, कुछ समय में हम रिवाइज कर लेंगे तो हमारे कुछ जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक करेगी और हमें उससे ये अंदाजा होगा कि आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास में हम मुख्यतः सांगा को पढ़ा था। सांगा का जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में, कोमलगढ़ दुर्ग में हुआ था। सांगा राजा बनता है 1509 ईस्वी में। सांगा के उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान जो उनकी सहायता की थी वो अजमेर का एक व्यक्ति था, करमचंद पंवार। और जब सांगा राजा बनता है 1509 में तो इस करमचंद पंवार को रावत की उपाधि देता है और जो अजमेर के आसपास का जो भूभाग है वो भूभाग इनको क्या करता है, भेंट करता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि सांगा ने विभिन्न युद्ध लड़े थे, बहुत सारे युद्ध लड़े थे। तो इब्राहिम लोदी के साथ में मुख्यतः 2 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से युद्ध लड़े थे एक ही बार 5 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं ना। तो 2 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से युद्ध थे? एक युद्ध है आपका खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तो खातोली का युद्ध। और ये खातोली का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था सांगा के द्वारा? तो खातोली का जो युद्ध है ये युद्ध लड़ा गया था आपका 1517 में। और खातोली जो स्थान है वो पड़ता कहां पर है? तो कोटा में पड़ता है। कहां पड़ता है? कोटा में। किन किन के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था? तो सांगा, और सांगा के साथ में कौन लड़ रहा है? अकेला तो लड़ेगा नहीं, तो सांगा के साथ में लड़ेगा इब्राहिम लोदी। कौन लड़ रहा है? इब्राहिम लोदी। और ये इब्राहिम लोदी उस समय लोदी वंश का शासक है और दिल्ली सल्तनत का क्या है? शासक, यानी दिल्ली का शासक है। तो इब्राहिम लोदी को हरा देता है सांगा। इस युद्ध में क्या करता है? जीतता है। तो विजय किसकी होती है? विजय होती है सांगा की। हार कौन जाता है? इब्राहिम लोदी। याद रखना कि राणा सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी को कौन कौन से युद्धों में हराया गया था? तो 2 युद्ध लड़े थे। एक तो आपका खातोली का युद्ध लड़ा था, और खातोली कहां पड़ता है? कोटा में पड़ता है। खातोली का युद्ध होता कब है? 1517 ईस्वी में होता है। एक युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध, और बाड़ी जो क्षेत्र है वो कहां पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगला युद्ध है बाड़ी का युद्ध। और ये जो बाड़ी का युद्ध है, ये बाड़ी का युद्ध होता कब है? बाड़ी का युद्ध होता है 1518 ईस्वी में। कब होता है? 1518 ईस्वी में। बाड़ी जो स्थान है वो पड़ता कहां पर? आपका धौलपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई साहब? धौलपुर में पड़ता है ना। इस युद्ध में भी कौन कौन है? एक तो है राणा सांगा, और एक सांगा का जो इब्राहिम लोदी है। इस इब्राहिम लोदी का सेनापति है, और वो सेनापति कौन है? मियां मक्खन है। कौन है? मियां मक्खन। और एक है मियां हुसैन। कौन है? मियां हुसैन। 2 व्यक्तियों के द्वारा युद्ध लड़ा जाता है। कौन कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? तो 2 व्यक्ति कौन कौन है? एक तो है आपके सांगा, और एक बाबर का जो सेनापति, इब्राहिम लोदी का जो सेनापति है वो सेनापति कौन कौन है? एक तो है आपका कौन है? मियां मक्खन है, और दूसरा कौन है आपका? मियां हुसैन है। ये दोनों सेनापति क्या करते हैं? इब्राहिम लोदी के सेनापति हैं। किसके सेनापति हैं? इब्राहिम लोदी के सेनापति हैं। और इब्राहिम लोदी के सेनापति हैं, लेकिन राणा सांगा इतना बहादुर योद्धा था कि इन दोनों को हरा देता है। किनको हरा देता है? इनको। तो मुख्य रूप से इब्राहिम लोदी के साथ में 2 युद्ध, एक तो खातोली का युद्ध होता है 1517 में, बाड़ी का युद्ध होता है 1518 में। फिर अगले ही साल एक युद्ध और होता है जिस युद्ध का नाम है गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध है? गागरोन का युद्ध। और ये गागरोन जो स्थान है वो कहां पड़ता है? तो झालावाड़ में पड़ता है। युद्ध कौन सा होता है? गागरोन का युद्ध। और गागरोन का युद्ध होता कब है? तो 1519 में होता है। गागरोन जो स्थान है वो पड़ता कहां पर है? तो झालावाड़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। ये युद्ध होता किन किन के मध्य है? तो एक तो आपका राणा सांगा है, और सांगा किसके साथ में लड़ेगा? तो एक मालवा का शासक है महमूद खिलजी सेकंड। कौन है? महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी भी कौन सा? सेकंड। याद रखना, राणा कुंभा के टाइम पर महमूद खिलजी फर्स्ट था, लेकिन राणा सांगा के साथ कौन लड़ेगा? महमूद खिलजी सेकंड, क्योंकि इस समय मालवा का शासक है महमूद खिलजी सेकंड। युद्ध हुआ क्या था? क्या कारण थे? तो एक कारण तो हम लेते हैं कि दोनों ही जो राजा थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इस कारण से एक काफी टाइम से मालवा और मेवाड़ के मध्य दुश्मनी थी। और तीसरा कारण जो मुख्य रूप से था वो कारण कौन सा था? तो आपको भी पता होगा कि तीसरा कारण जो है वो कौन सा है। हम उसकी तीसरे कारण की भी बात कर लेते हैं ना। तो यहां पर एक जो ये मालवा है,
इस मालवा के पास में एक राज्य पड़ता है जो अपने राजस्थान को टच करता है, जिसका नाम है चंदेरी। कौन सा राज्य है? चंदेरी राज्य है। ये चंदेरी राज्य है और इस चंदेरी राज्य का जो शासक है वो है मेदिनी राय। कौन है? मेदिनी राय। ये मेदिनी राय क्या करता है, ये भागकर अब मेदिनी राय पर अटैक करता है। कौन? महमूद खिलजी सेकंड। क्योंकि मेदिनी राय बात नहीं मानता है किसकी? महमूद खिलजी सेकंड की। तो महमूद खिलजी सेकंड जो है इस मेदिनी राय पर क्या करता है? अटैक करता है। अटैक करने के कारण ये भागकर आ जाता है कहां पर? राणा सांगा के पास में। सांगा इसको शरण देता है, और शरण ही नहीं देता बल्कि इसको रहने के लिए एक किला देता है। उस किला का नाम कौन सा है? गागरोन का किला। कौन सा किला दे देता है? तो गागरोन का किला दे देता है। गागरोन का जो किला है, ये किला है कहां पर? आपका झालावाड़ में है ना। ये किला दे देता है और इस किले में रहता है कौन? मेदिनी राय। जैसे ही महमूद खिलजी सेकंड को पता चलता है कि हमारा दुश्मन कहाँ रह रहा है, सांगा के पास में रह रहा है, और सांगा ने उसे किला दिया है, गागरोन का किला, तो महमूद खिलजी सेकंड इस पे अटैक करता है। और जैसे ही अटैक करता है तो ये मैसेज भेजता है सांगा के पास में, और सांगा को कहता है कि महाराज हमारे तो बचाओ, हमारे ऊपर तो अटैक कर रहा है कौन? महमूद खिलजी सेकंड। सांगा कहता है यार क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा भाई जोगेंद्र तेरे साथ खड़ा है यार, टेंशन काहे की है। तो इसने कहा कि मैं आ रहा हूं। तो सांगा इधर अपनी सेना लेकर आता है और गागरोन जो स्थान पड़ता है झालावाड़ में, वहां पर दोनों के मध्य युद्ध होता है और महमूद खिलजी सेकंड को इस युद्ध में हरा देता है। गागरोन का युद्ध कब होता है? 1519 को होता है। किन के मध्य होता है? तो राणा सांगा वर्सेज महमूद खिलजी सेकंड के मध्य होता है। और इस युद्ध में जीतता कौन है? राणा सांगा जीतता है। कौन जीतता है? राणा सांगा जीता है। ये आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी इसी टाइम पर एक विदेशी आक्रांता, एक बाहरी आक्रमणकारी बाबर। कौन था? बाबर। बाबर फरगना से आया था ना। बाबर जो था, ये बाबर जो विदेशी आक्रमणकारी थे, ये भारत पर दस्तक दे रहे थे और इनको बुलाने का काम बताते हैं कि दौलत खां और आलम खां जो था उन व्यक्तियों ने किया था जो इब्राहिम लोदी के चाचा थे। उन्होंने भारत पर आने के लिए, भारत में आने के लिए बाबर को क्या किया था? इनवाइट किया था, है ना, आमंत्रित किया गया था। और अब बाबर जो आता है तो बाबर के साथ में एक युद्ध होता है, बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध। और बयाना जो है, बयाना पड़ता कहां पर है? तो भरतपुर में। बयाना का युद्ध होता कब है? तो 16 फरवरी 1527 को होता है बयाना का युद्ध। बयाना में बाबर का एक सेनापति था, और बाबर का सेनापति कौन था? तो देखो युद्ध होता है, एक तो राणा सांगा है और एक बाबर का सेनापति है और उसका नाम है मेहंदी ख्वाजा। कौन है? मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा। और एक सुल्तान मिर्जा को भी भेजा था। किसको भेजा था? सुल्तान मिर्जा। ये सुल्तान मिर्जा, देखो दो व्यक्ति, जब बाबर जो है बयाना को जीत लेता है, बयाना को जीतने के बाद में यहाँ पर प्रशासक बना देता है, और प्रशासक बनाकर किसको बैठा देता है? मेहंदी ख्वाजा को बिठा देता है। और जैसे ही सांगा को इस बात का पता चला, सांगा ने कहा कि यार बाबर ने अटैक किया है, तो इब्राहिम लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में दिल्ली पर अधिकार कर लिया, आगरा पर अधिकार कर लिया, हम चुप बैठे थे क्योंकि हमारे इधर उसने कोई भी दखल नहीं दी हमारे राज्य के इधर। लेकिन अब वो राजपुताने में प्रवेश कर रहा है, उसने बयाना का किला जीत लिया है और बयाना में प्रशासक किसे बनाया? मेहंदी ख्वाजा ने। तो इस सांगा ने कहा कि चलो हम उस पर अटैक करेंगे। और बयाना कहां पड़ता है आपका? भरतपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है ना, बयाना भरतपुर में पड़ता है। तो सांगा एकमात्र ऐसा शासक था जो अपने राज्य के बाहर जाकर, देखो भरतपुर, बाड़ी, कोटा, धौलपुर, इधर आकर युद्ध कर रहा है, आक्रमणकारियों को इधर आकर पीट रहा है। बाकी जो भी युद्ध हुए थे वो अपने घर के लिए हुए थे। प्रताप लड़ा था सिर्फ मेवाड़ के लिए लड़ा था, है ना। चंद्रसेन लड़ा था अपने मेवाड़, अपने राज्य मारवाड़ के लिए लड़ा था। लेकिन राणा सांगा एकमात्र ऐसा शासक है जो मेवाड़ नहीं, मेवाड़ से बाहर आकर भरतपुर की साइड में आकर, धौलपुर की साइड में आकर, कोटा की साइड आकर इन आक्रमणकारियों को क्या कर रहा है? पीट रहा है, भयंकर तरीके से इनसे युद्ध कर रहा है। जिस व्यक्ति के एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, एक कान नहीं, फिर भी इतना खतरनाक तरीके से वो झुंझारू, एक लड़ाकू व्यक्ति है कि दुश्मन जब भी देखता है, दुश्मन उसके बारे में सोचता है कि यार क्या था राणा सांगा, जिसके एक हाथ नहीं, जिसके एक पैर नहीं, जिसके एक आंख नहीं। लोग सोचते हैं कि ये कोई व्यक्ति तो नहीं हो सकता, ये तो क्या हो सकता है? डाकू हो सकता है ना। तो जैसे ही राणा सांगा ने अटैक किया इस बयाना के युद्ध में, बयाना पर, तो ये मेहंदी ख्वाजा जो था, ये बाबर का सेनापति था यहाँ पर। तो इसने मैसेज किया बाबर के पास में कि यार वो एक व्यक्ति सांगा सांगा नाम का आदमी है, वो इधर आ रहा है लड़ने के लिए। उसने कहा है कि आपकी इतनी हिम्मत, मुगलों की इतनी हिम्मत हो गई कि आप हमारे राजपुताने में अधिकार कर रहे हो। बाबर ने कहा तू टेंशन मत कर, मैं अपनी सेना भेज रहा हूँ। तो बाबर ने किसको भेजा था? सुल्तान खां को भेजा था। किसने भेजा था? बाबर ने। तो बाबर ने सुल्तान जो मिर्जा था, इस सुल्तान मिर्जा को एक सैनिक सहायता लेकर यहाँ पर भेज दिया था। तो जैसे ही सांगा इस पर अटैक करता है, तो अटैक करते हैं तो ये दोनों लड़ते हैं
और इसमें आगे आ गया था मेहंदी ख्वाजा। तो सांगा जो था, इस सांगड़ ने मेहंदी ख्वाजा जो था इसको इतनी भयंकर तरीके से पीटा था, इसकी पिटाई इतनी जबरदस्त तरीके से की थी कि इस मेहंदी ख्वाजा की सारी मेहंदी उतार दी थी पीट पीट कर। और ये भागता हुआ कहां पहुंचा था? बाबर के पास में पहुंचा था और बाबर को कहा कि मुझे तो बयाना का किला वहां का प्रशासक नहीं बनना है, आप वहां का इसी और कोई बनाओ। और ना केवल इसको पीटा था, जो राणा सांगा था, इस सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। और अधिकार करने के बाद में जो दिल्ली के आसपास में 200 गांव थे, कहा जाता है कि उन 200 गांवों पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया था। तो इसके कारण आगे एक युद्ध होता है, कौन सा? विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ था आगे, एक खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। ये जो खानवा का युद्ध होता है, युद्ध होता कब है? तो ये 17 मार्च को होता है, ठीक एक महीने बाद, 17 मार्च 1527 को। याद रखना एक डेट है 16 मार्च, और ये 16 मार्च जो है वो वीर विनोद ग्रंथ जो है ये बताता है, वीर विनोद, ये वीर विनोद जो ग्रंथ है, ये वीर विनोद ग्रंथ बताता है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 16 मार्च को। बाकी इतिहासकार कब बताते हैं? 17 मार्च को। अपना याद रखना है 17 मार्च ही। लेकिन आपसे विशेष तौर पर पूछ लिया जाए कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 16 मार्च आपको ऑप्शन आंसर करना है ना। और वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा था? तो कवि राजा श्यामलदास दधिवाड़िया था, इस कवि राजा श्यामलदास ने लिखा था। कौन सा ग्रंथ? वीर विनोद ग्रंथ। वही वीर विनोद ग्रंथ जिसके बारे में, जिसमें यह कहा गया है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण तो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। ऐसी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात करें, खानवा का युद्ध जो हुआ था, ये युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था, एक तो सांगा था और एक था बाबर। सांगा वर्सेज बाबर, ये बाबर और सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की क्या होती है? विजय होती है। राणा सांगा की क्या होती है? हार हो जाती है। और फिर राणा सांगा की हार हो जाती है। जो राणा सांगा है, वो सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। तो घायल अवस्था में इसे युद्ध भूमि से बाहर निकालते हैं, और जो राणा सांगा था, इसका जो राजमुकुट है वो झाला अज्जा पहनते हैं। कौन पहनते हैं? झाला अज्जा। और झाला अज्जा पहनकर युद्ध करते हैं। दुश्मनों ने इन्हें ही राणा सांगा समझा, ताबड़तोड़ वार किए, जिस कारण से झाला अज्जा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में झाला अज्जा जो था वो सादड़ी का था ना, ये भी ध्यान रखना। और झाला अज्जा की तो मृत्यु हो जाती है, और ये बाहर निकल कर आता है बसवा। जो घायल अवस्था से बाहर निकाला गया था, वो कहाँ निकाला गया था? बसवा स्थान जो पड़ता है, उस बसवा में निकाला गया था। और बसवा में राणा सांगा का क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। राणा सांगा का चबूतरा जो बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? बसवा। और बसवा कहाँ पड़ता है? दौसा में पड़ता है। फिर राणा सांगा को जैसे ही होश आया, इसने कहा कि मैं तो युद्ध करूंगा, मुझे आप यहाँ क्यों लेके आए? हमने सारी चर्चाएं कल की क्लास में पढ़ ली थी। तो फिर 30 जनवरी 1528 को ये चंदेरी के राज्य जो मेदिनी राय था, उनकी सहायता करने के लिए जाते हैं। चंदेरी राज्य के शासक मेदिनी राय की सहायता करने के लिए जाते हैं। तब इनके जो सामंत वगैरह थे, इनके जो मंत्री वगैरह थे, इनके जो सैनिक वगैरह थे, उन सब ने मिलकर इनको क्या कर दिया था? जहर दे दिया था। और वहीं पर कालपी नामक स्थान पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 30 जनवरी 1528 को। और वहीं पर आसपास में एक जगह पड़ती है मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा में। तो उस मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा जो है, इसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और वहीं पर राणा सांगा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एक छतरी बनी हुई है 8 खंभों की। इतनी बात हमने कर ली थी राणा सांगा की। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे राणा सांगा के बाद में कौन सा उत्तराधिकारी बना। तो उत्तराधिकारी बना है आगे चलकर रतन सिंह। देखो सांगा की बात करूं तो सांगा का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था भोज, और इस भोज का जो विवाह हुआ था वो मीराबाई के साथ में हुआ था। किसके साथ में हुआ था? मीराबाई। ये मीराबाई जो थी वो मेड़ता की थी, है ना। मेड़ता में एक शासक था रतन सिंह। इस रतन सिंह की क्या थी? ये पुत्री थी। और ये किसकी पोती थी? यानी इसके दादा का क्या नाम था मीराबाई के? तो दूधा नाम था। दूधा जो था वो मीराबाई का दादा था ना। बाद में रतन सिंह था। ये रतन सिंह भी बूंदी के, एक था रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह। तो ये रतन सिंह जो है बूंदी के शासक से लड़ता हुआ मारा जाता है। एक राणा सांगा की पत्नी थी, उसका नाम था कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती। इस कर्मावती के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम क्या था? विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। और एक जो पुत्र था, इस पुत्र का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। अब इस कर्मावती के टाइम पर, अब जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में अगला राजा कौन बनेगा? विक्रमादित्य। तो अब आगे राजा बनता है कौन? विक्रमादित्य। जैसे ही विक्रमादित्य राजा बना,
विक्रमादित्य राजा बनता है 1538 से 36 तक। अब विक्रमादित्य किसका पुत्र है? रणसांगा का। माता कौन है? कर्मावती। और ये कर्मावती जो थी, ये कर्मावती माता है किसकी? विक्रमादित्य की। अब विक्रमादित्य इतना शक्तिशाली राजा नहीं था, इतना अनुभव नहीं था इन्हें, तो विक्रमादित्य की जो संरक्षिका बनती है, वो संरक्षिका बनती है इनकी माता। और इनकी माता का क्या नाम है? तो इनकी माता का नाम है क्या? ये बनी है संरक्षिका। कौन बनी है? रानी कर्मावती बनी है ना। जो कर्मावती है, कर्मावती बनती है विक्रमादित्य की संरक्षिका, यानी शासन ये संभालती है। अब होता क्या है कि इनके टाइम पर गुजरात का एक शासक है, और उस गुजरात के शासक का नाम क्या है? बहादुर शाह। क्या नाम है? बहादुर शाह। और इस बहादुर शाह का क्या होता है? आक्रमण होता है। इस बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो भाई विक्रमादित्य यहाँ पर राजा है, लेकिन उसको तो इतना योग्य है नहीं। वहां पर शासन कौन चलाइए? कर्मावती चलाई। माँ जो कर्मावती है वो शासन कर रही है, चला रही है। तो अब इस कर्मावती ने सोचा भाई, अब काफी थोड़े से दिन पहले ही जो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, इतना बड़ा युद्ध हुआ है, इतनी क्षति हुई है, मेवाड़ के जो भी बड़े बड़े मंत्री थे, सामंत थे, योद्धा थे, सबके द्वारा क्या कर लिया था? उस युद्ध में मारे जाते हैं। क्यों? राणा सांगा जो था, उस सांगा ने सब राजाओं को लेटर भेजा था, और लेटर भेजा था सभी राजाओं को कहा था कि हम एक ही छाते के नीचे, एक ही झंडे के नीचे लड़ेंगे, और हम एक साथ होकर लड़ेंगे तो शायद कोई भी विदेशी आक्रमणकारी हमारी जो राजपूताना, इस राजपूताना की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। सबको लेटर भेजा था, और लेटर जो भेजा गया था, उस जो प्रथा थी उसको बोलते हैं पाती पर्वन प्रथा। कौन सी प्रथा? पाती पर्वन प्रथा बोलते हैं ना। सबको पत्र लिखकर ये कहा गया था कि हमें क्या करना है? एक ही झंडे के नीचे लड़ना है। तो ये पाती पर्वन प्रथा भी कहा जाता है। तो उसके बाद में बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो कर्मावती ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो कर्मावती ने सोचा कि इतना बड़ा युद्ध हुआ है, हमने देख लिया युद्ध का नतीजा, हम क्या कर लेते हैं? इनसे संधि कर लेते हैं। तो कर्मावती बहादुर शाह से मिलती है, बहादुर शाह से मुलाकात होती है। इसके बाद में बहादुर शाह को एक किला दिया जाता है। बहादुर शाह को कहा कि आप क्या करो? रणथंबोर का किला रख लो। कौन सा किला? रणथंबोर। जो ये रणथंबोर है, इस रणथंबोर का किला दिया गया था इसको? बहादुर शाह को। और रणथंबोर का किला देने के बाद में बहादुर शाह वापस चला जाता है। तो बहादुर शाह ये आक्रमण करता है कब? 1533 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1533 की। 1533 में आक्रमण किया, किला दिया किसने? कर्मावती ने। कौन सा किला दिया? रणथंबोर का किला। तो ये वापस लौट जाता है। लेकिन एक बार किसी को हिलगत आ जाए, हमारे राजस्थान में कहते हैं ना, हिली हिली आवा है ना, तो हिलगत किसी को मिल जाए एक बार, मतलब इसको बिना लड़े रणथंबोर का किला दे दिया, तो इसने फिर पुनः आक्रमण किया। और इसने आक्रमण किया था लगभग अक्टूबर 1534-35 के आसपास में एक फिर से अटैक होता है। वो आक्रमण करता है 1534 में, आक्रमण करता है 1535 में, यहाँ पर जीत लेता है ना। तो 1534-35 में आक्रमण किया इसने पुनः, क्योंकि ये सोचा भाई मेवाड़ में तो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो केवल कुंभा ने करवाया है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे दुर्ग है, तो हम छोटा मोटा किला एक बार फिर लेके आ जाएंगे। लेकिन इस बार अब रानी जो कर्मावती थी ये भी परेशान हो गई। इसने सोचा कि ये तो फिर बार बार आएगा, क्योंकि इसको तो क्या मिल जाएगी, ऐसा सोचेगा भाई वापस दे देंगे। इसके टाइम पर हुआ क्या था? इसने दूसरा आक्रमण किया। तो दूसरा आक्रमण, और आक्रमण किसका हुआ है? किसने किया है? तो बहादुर शाह ने किया है। जो बहादुर शाह है कहाँ का शासक है? तो ये गुजरात का शासक है। कहाँ का शासक है? तो बहादुर शाह गुजरात का शासक है ना, ये भी चीज ध्यान में रखना। इसके टाइम पर दूसरा आक्रमण हुआ, तो इसमें चित्तौड़ में शाखा हुआ, और चित्तौड़ में कौन सा शाखा किया गया था? दूसरा शाखा। याद रखना, शाखा जो होता है, इस शाखा में दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती है भाई शाखा में? तो शाखा में दो चीजें होती है। दो चीजें कौन कौन सी होती है? एक तो होता है जौहर। क्या होता है? जौहर होता है। और एक क्या होती है सर? तो एक होता है इसमें केसरिया। क्या होता है? केसरिया। जौहर और केसरिया दो चीजें होती है। केसरिया और जौहर का मतलब क्या होता है? देखो, जौहर जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, केसरिया जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जौहर में क्या होता है कि महिलाएं आग जलाकर उस आग में बैठ जाती है, और फिर अपने आप को यानी आग में स्नान कर लेती है, और उस आग में अपने आप को क्या कर लेती है? अपने जीवन लीला जो है वो समाप्त कर लेती है। क्यों करती है जौहर महिलाएं? महिलाओं के द्वारा जौहर इसलिए किया जाता है कि कोई भी विदेशी जो आक्रमणकारी है, कोई भी बाहरी जो आक्रमणकारी है, यहाँ पर इस दुर्ग को जीतने के बाद में अगर हम महिलाओं से मिली तो हमारे साथ में क्या करेंगे? बहुत हमारा जो है संरक्षण, मतलब हमारा जो हमारा उपयोग करेंगे, हमारी जो इज्जत है इसके साथ में खिलवाड़ करेंगे, और हमारे
जो अस्तित्व है इसका विनाश होगा, इससे हमारे जो मान सम्मान है इसको हानि पहुंचेगी। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने मान सम्मान और अपने अस्तित्व को और अपने जो सतीत्व है इसको बरकरार रखने के लिए वो क्या कर लेती थी, जौहर कर लिया करती थी, ताकि वो सोच सकती, ताकि वो ऐसा सोचती थी कि हमारे साथ में कोई भी बाहरी आक्रमणकारी जो है वो हमारी इज्जत के साथ में खिलवाड़ ना कर सके, हमारे दासियों की तरह हमारा साथ में व्यवहार ना किया जा सके। हम अपने मान और सम्मान और अपने गौरव की रक्षा के लिए वो क्या करती थी, जौहर कर लिया करती थी। ऐसा सतीत्व आपको केवल और केवल राजस्थान में मिलता है, अन्य जगहों पर ऐसा भी नहीं मिलता है। तो यह हमारा राजस्थान ऐसा, इस राजस्थान का इतिहास बड़ा निराला है। तो हमें को क्या पढ़ना है कि जौहर महिलाओं के द्वारा किया जाता था। अब इस जौहर किया था तो जौहर कौन लीड करेगा भाई, जौहर को लीड करने वाली महिला, तो इसमें महिला थी कर्मावती। कौन थी, जो रानी कर्मावती थी सांगा की पत्नी, उसने किया। केसरिया जो है वो केसरिया कौन करता है, तो केसरिया कौन करता है भाई यहां पर, ये जो केसरिया है। अब केसरिया में क्या होता था कि जो पुरुष है वो पुरुष केसरिया पगड़ी जो है सिर पर धारण कर लेते थे, यानी महिलाओं ने पहले ही जौहर कर लिया। तो जौहर करने के बाद में अब इन पुरुषों का एकमात्र उद्देश्य ये होता था, क्योंकि इनको महिलाओं की, इनके बच्चों, इनकी महिलाओं की वगैरह की किसी की टेंशन तो होती नहीं थी, तो अब इनका एकमात्र उद्देश्य था कि मुझे लड़ते हुए दुश्मन को क्या करना है, अधिक से अधिक उसकी हानि पहुंचानी है, दुश्मन की सेना का अधिक से अधिक मैं विनाश कर सकूं। इन राजपूत योद्धाओं का एकमात्र उद्देश्य होता था। इस कारण से ये क्या करते थे, सर पर तो केसरिया पगड़ी धारण कर लेते थे और जाते थे युद्ध के लिए, और युद्ध पर लड़ते हुए दुश्मनों से इस प्रकार से लड़ते थे कि उस दुश्मन की सेना का अधिक से अधिक क्या करते थे, विनाश करने की सोचते थे, है ना। तो युद्ध केसरिया, और केसरिया किया गया था। इसमें बाघ सिंह, एक देवलिया जो है बाघ सिंह, ये बाघ सिंह कहां का था, तो जो देवलिया है, आज इस देवलिया को हम बोलते हैं प्रतापगढ़। क्या बोलते हैं, प्रतापगढ़। और पहले के टाइम पर देवलिया बोला गया, तो इस प्रतापगढ़ का था, यानी देवलिया का कौन था, बाघ सिंह था। इस बाघ सिंह ने यहाँ पर क्या किया था, केसरिया किया था। और जौहर किसने किया था, जो रानी कर्मावती थी, इस कर्मावती ने जौहर किया। जब जौहर और केसरिया दोनों एक साथ में होते हैं तो वो क्या होता है, शाखा। शाखा की थोड़ी सी एक बात और समझ लेते हैं कि शाखा करते क्यों थे, क्योंकि जब बाहरी सेना बहुत अधिक मात्रा में आती थी तो दुर्ग के चारों ओर घेरा डालकर बैठ जाते थे। तो यहाँ के जो राजस्थानी जो राजा थे वो क्या कर लेते, दुर्ग के दरवाजे बंद करके बैठ जाते थे। लेकिन बाद में किले में रसद सामग्री खत्म हो जाती थी, तो उनको ऐसा लगता भाई अब हम भूखे मरेंगे, इससे अच्छा है कि दुश्मन से लड़ते हुए मर जाएं। तो ये क्या करते थे, अपने दुर्ग के दरवाजे खोलते थे, महिलाएं पहले जौहर कर लेती और पुरुष केसरिया पगड़ी बांधकर घोड़ों पर सवार होकर बाहर निकलते थे और लड़ते लड़ते क्या होते थे, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तो इसी आधार पर ये जो शाखा, अब देखो जौहर, कर्मावती ने जौहर किया था, उससे पहले कुछ दान दिया था, कुछ दान वगैरह, भूमि वगैरह जो है वो दान की थी। और इस दान करने की जो जानकारी है वो अपने को एक ताम्र पत्र मिलता है, पूर्व ताम्र पत्र अभिलेख। ये कब का है, तो 1535 ईस्वी का है। इस 1535 ईस्वी के पूर्व ताम्र अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि रानी जो कर्मावती थी, इस कर्मावती ने भूमि दान की थी। क्या किया था, इसने भूमि दान किया था। कब किया था, जौहर से पहले। तो अपने को एक जानकारी ये भी मिलती है कि यहाँ पर जो जौहर हुआ था वो कब हुआ था, 1535 में हुआ था। यानी चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था वो कब हुआ था, 1535 में। और ये जो शाखा हुआ था, ये चित्तौड़ का कौन सा शाखा था, तो ये चित्तौड़ का कौन सा था, दूसरा शाखा था ना, दूसरा शाखा था ना। और ये दूसरा शाखा था, तो पहला कौन सा था, 1303 इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का शासक था रावल रतन सिंह। उस टाइम पर रतन सिंह और गहरा बादल के द्वारा यहाँ पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और रानी पद्मिनी जो है वो क्या करती है, जौहर करती है। ये चीजें आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर दूसरा शाखा हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे, है ना। चलो 1535 34-35 में गुजरात शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो देवलिया के जो प्रताप सिंह थे, इस प्रताप सिंह ने तो क्या किया था, केसरिया किया था। और रानी कर्मावती ने जौहर किया था, मैंने बात कर ली थी। ये चित्तौड़ का कौन सा शाखा था, दूसरा शाखा था। तो पहला कौन सा था, तो रतन सिंह के टाइम पर जो हुआ था, ये रतन सिंह के टाइम पर जो हुआ था ना 1303 ईस्वी में, ये था। इसमें आक्रमणकारी कौन था, तो एके था। कौन था, एके, अलाउद्दीन खिलजी था। आपको ये चीजें भी थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है, तो हम साथ साथ में सारी बातें कर लेंगे। कर्मावती के जौहर की जानकारी 1535 के पूर्व ताम्रपत्र अभिलेख में मिलती है। ये चीज भी हमने पढ़ ली थी भाई, भूमि दान की थी इसने, तो ये जानकारी अपने को किसमें मिलती है, इसकी मिलती है। अब बहादुर शाह के समय कर्मावती जो थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह जो थे, इन उदय सिंह और विक्रमादित्य को कहां भेज दिया था, बूंदी भेज दिया था। अब बूंदी देखो, ये कर्मावती कहां की थी,
बूंदी के चौहान जो थे, वहां पर चौहान कौन से थे, हाड़ा थे, तो हाड़ा चौहान की पुत्री थी, इसलिए बूंदी की हाड़ी रानी थी। तो हाड़ी रानी के नाम से कौन, कर्मावती भी जानी जाती है, क्योंकि बूंदी के कौन से चौहान थे, हाड़ा चौहान थे, और उनकी पुत्री थी तो हाड़ी रानी थी, है ना। और हाड़ी रानी थी तो यहाँ पर जो उदय सिंह और विक्रमादित्य थे, इनका ननिहाल था बूंदी में, तो इन दोनों को क्या भेज देती, कहाँ भेज देती है, बूंदी भेज देती है। अब बूंदी भेज देती है और यहाँ पर क्या हो जाता है, जोहर हो जाता है। अब देखो आगे घटना एक ये होती है, एक चीज ये भी ध्यान रखना कि कर्मावती ने जब जो बहादुर शाह था, इस बहादुर शाह ने दूसरा आक्रमण किया था, तो कर्मावती ने हुमायूं जो था, मुगल बादशाह हुमायूं, बाबर का पुत्र था, उसको राखी भेजी थी सहायता के लिए। और राखी भेजी थी उस सैनिक का, जिस सैनिक के साथ में राखी भेजी थी उस सैनिक का नाम था पदम शाह। क्या नाम था, पदम शाह। तो पदम शाह के साथ में राखी भेजी, लेकिन जो हुमायूं था ये दक्षिण अभियान पर कहीं गया हुआ, दक्षिण भारत की तरफ गया हुआ था, तो ये सहायता के लिए नहीं पहुंचा था। फिर जो हुमायूं था, हुमायूं को जैसे ही पता चला तो हुमायूं इधर आता है, और हुमायूं को इस बात का पता चलता है कि जो ये महमूद, जो बहादुर शाह था, गुजरात शासक बहादुर शाह था, इस बहादुर शाह ने मालवा पर भी कब्जा कर रखा था। तो हुमायूं सोचता है कि बहादुर शाह अभी चित्तौड़ है, और मैं क्या करता हूँ, मालवा पर कब्जा कर लेता हूँ और मालवा को अधिकार में अपने अधीन कर लेता हूँ। तो हुमायूं करता है मालवा पर अटैक, मालवा पर अटैक करता है, तो जैसे ही सूचना मालवा से कहाँ आई, इस बहादुर शाह के पास में आती है, चित्तौड़ के आसपास में था, चित्तौड़ को जीत लिया था, तो बहादुर शाह भागता है यहाँ पर, यहाँ से मालवा की साइड में, और मालवा को बचाने के लिए भागता है। लेकिन ये तब तक जाता है, उस समय लगभग क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था किसने, हुमायूं ने। जीत हुमायूं के करीब थी, एकदम एकदम पास, जीतने वाला ही था क्षेत्र को, है ना, सभी आसपास के क्षेत्रों को विजित करने वाला ही था। तभी इस बहादुर शाह को लगा कि शायद मैं मालवा को तो अब नहीं बचा सकता, तो ये यहाँ से भागता है और अपना जो अंडमान निकोबार वाला साइड है ना, उस साइड में भाग जाता है, और वहां पे पुर्तगालियों के साथ में, इसको पुर्तगाली जो लोग थे वो रहते थे, और वहां पर इसको संधि करने के लिए बुलाते हैं, और ये चला जाता है। लेकिन संधि के बहाने पुर्तगालियों ने, कहा जाता है कि इसको समुद्र में फेंक दिया था, किसको, बहादुर शाह को, जो गुजरात का शासक था। अब जैसे ही इसको समुद्र में फेंक दिया तो इसकी मृत्यु हो गई। इस बात का पता जब चित्तौड़ वालों को चला, तो चित्तौड़ वालों ने जो क्या यहाँ पर जो बहादुर शाह ने अधिकार कर रखा था, कुछ सैनिक वगैरह थे, तो उनको पीट पाट के यहाँ से भगा दिया और अधिकार कर लिया था किसको, चित्तौड़ पर। अब चित्तौड़ पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन अब चित्तौड़ का राजा किसको बनाए, भाई विक्रमादित्य है वो तो अभी थोड़ा सा अयोग्य है, उदय सिंह है वो छोटा है, तो अब राजा किसको बनाए। तो जो लोग थे उन लोगों ने एक डिसीजन लिया, लोग बैठे थे, उन मीटिंग की, तो उसकी मीटिंग में एक डिसीजन ये हुआ कि एक व्यक्ति था बनवीर। कौन सा व्यक्ति है, बनवीर। तो लोगों ने कहा कि इस बनवीर को राजा बना दिया जाए कुछ समय के लिए। कब तक बना दिया जाए, तब तक उदय सिंह छोटा है, तब तक इसको क्या बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए, उसके बाद में हम क्या कर देंगे, उदय सिंह को राजा बना देंगे। बनवीर है कौन, तो एक बात की थी हम, कुंभा, कुंभा का पुत्र कौन था, रायमल। इस रायमल का एक बेटा था, उस बेटे का क्या नाम था, पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या नाम मिलता है, पृथ्वीराज सिसोदिया। इस पृथ्वीराज जो सिसोदिया है, इसको बोलते हैं उड़ना राजकुमार। क्या बोला जाता है, उड़ना राजकुमार भी बोला जाता है। इसकी एक दासी थी, और इस दासी का ये पुत्र था कौन, बनवीर। कौन था, बनवीर। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उसका दासी पुत्र कौन था, बनवीर था। इस पृथ्वीराज का दासी के साथ में कोई संबंध था, चक्कर वगैरह था, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, कौन सा, बनवीर। और इस बनवीर को राजा बना दिया जाए। तो बनवीर ने भी सोचा, भाई बनवीर ने कहा कि मुझे कब तक राजा बनना है, उसने कहा थोड़ा सा समय के लिए आपको राजा बनना है, जब तक उदय सिंह छोटा हो, वो थोड़ा सा ताकतवर हो जाएगा, थोड़ा सा उसको समझदारी आ जाएगी, उसके बाद में हम उसको राजा बना देंगे, और आपको राजा अपना राज्य के पद से हट जाना है, कि ठीक है कोई बात नहीं। अब जैसे ही राजगद्दी पर बनवीर बैठा, और राजगद्दी का तो भाई साहब काम ही यही होता है कि जो राजगद्दी पर बैठता है वो उठना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि इस राजगद्दी पर तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही बैठा रहूं, मेरा ही अधिकार हो। तो ये इस राजगद्दी से अब क्या करता है, राजगद्दी पर बैठता है, तो इसका मन बढ़ गया है कि यार यहाँ पर तो राजा मैं ही बनूं, क्योंकि राजा के पास में कितनी शक्ति होती है, कितने लोग होते हैं, सारे जर पूछने वाले, हाँ महाराज कैसे, राणा जी कैसे। तो इसने सोचा कि यार राजा तो मुझे ही बना है। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं उदय सिंह को मार दूं, और मारने के बाद में यहाँ पर मैं ही राजा रहूंगा। इसके बाद में सोचा कि यार उदय सिंह को मार दूंगा तो वो एक विक्रमादित्य है, वो बन जाएगा कल नो। तो इसने फिर ये सोचा कि मैं विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को मार देता हूं। तो इसने सबसे पहले विक्रमादित्य की हत्या की। किसकी हत्या की थी, विक्रमादित्य जो था, इस विक्रमादित्य की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में ये बढ़ा आगे उदय सिंह जो था, इस उदय सिंह के पास में। लेकिन कर्मावती जब गई थी तो उदय सिंह जो था, उदय सिंह का जो दायित्व सौंप कर गई थी पन्ना धाय को। किसको सौंप कर गई थी, इस उदय सिंह की एक धाय मां थी, कौन थी, पन्ना धाय। इस पन्ना धाय को सौंप कर गई थी। और इस पन्ना धाय के पास में जैसे ही ये बनवीर जाता है,
जैसे ही इस पन्नाधाय को ये पता चलता है कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब वो मारना चाहता है किसको, उदय सिंह को, तो अब उदय सिंह को वो मारना चाहता है तो मुझे उदय सिंह की रक्षा करनी है। तो इस पन्नाधाय ने क्या किया था, अपने पुत्र जो था, उस पुत्र का नाम था चंदन, इस चंदन को वहां पर लटा दिया था जहां पर उदय सिंह सो रहा था। इस चंदन को वहां पर लेटा दिया और उदय सिंह के कपड़े पहना दिए और ऊपर चादर उड़ा दी इसको, है ना। जैसे ही बनवीर आता है पन्नाधाय के पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है, तो इसने पहले तो हाथाजोड़ी की, माफी भी मांगी कि कोई बात नहीं, बख्श दे दुश्मन, ऐसा वैसा नहीं करते हैं, वो भावी राजा है, तुझे तो कुछ समय के लिए राजा बनाया था। लेकिन बनवीर कहता है कि उदय सिंह के बारे में सीधा सीधा बताती या नहीं बताती, नहीं को तेरे को मारूंगा। तो पन्नाधाय ने बता दिया, ऐसे इशारा कर दिया कि वहां पर सो रहा है। और जिस कमरे में, जिस खाट पर ये उदय सिंह सो रहा था, ये उदय सिंह सो रहा था, वो कौन था, चंदन था। क्योंकि उदय सिंह सो रहा था उससे पहले उदय सिंह के कपड़े पहनाकर उसी जगह पर चंदन को लेटा दिया था, किसने, पन्नाधाय ने। और जैसे ही बनवीर आया तो बनवीर को बता दिया कि वहां सो रहा है। बनवीर ने बिना देखे, ये गुस्से में था, आप गुस्से में लाल पीला हो रखा था, इसको ये भूत सवार था कि मैं इन दोनों की हत्या करने के बाद मैं राजा बन जाऊंगा। तो इसके सामने जो भी आ रहा था इसको क्या कर रहा था, ये मार रहा था। तो इसने क्या कर दिया, इस अपने मन में उदय सिंह की हत्या कर दी। और हकीकत में हत्या हुई किसकी है, चंदन की। देखो राजस्थान की कितनी यहाँ की माताओं के बारे में कितना ऐसा कहा गया है। राजस्थान की माताएं अपने पुत्र का बलिदान करवा रही है अपने स्वामी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। भाई अपना राष्ट्र बचना चाहिए, इस राष्ट्र का जो राजा है वो बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ का राजा जो है वो अपना तो एक ही बेटा है, अपना बेटा, अपनी जो ममत्व है इसको तो हम भर लेंगे, लेकिन राजा जो है वो उसकी प्रजा जो है वो पूरी की पूरी राजा की संतान होती है। और यहाँ पर ये जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र का क्या होगा, विनाश हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा अगर ये उदय सिंह को हत्या कर देगा। और पन्नाधाय ने क्या किया था, वचन दिया था कर्मावती को कि मैं कैसी भी होकर, कितनी भी मुश्किल आएगी, लेकिन फिर भी मैं सारी मुश्किलों से लड़ते हुए मैं उदय सिंह की क्या करूंगी, रक्षा करूंगी और उसे मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठाऊंगी। तो उसने अपने वचन के लिए, अपनी जवान के लिए, अपने स्वामी के लिए, अपने देशभक्ति के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान करवा दिया। अपने चंदन की जो प्राण थे उनको न्यौछावर करवा दिए, लेकिन रक्षा की किसकी, उदय सिंह की। ऐसी माताओं, ऐसी जो वीरांगनाएं हैं, ऐसी जो महान महिलाएं हैं, इनका जो एग्जाम्पल है अपने को दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलते सिवाय राजस्थान में। ये भारत का छोटा सा वो राज्य, यानी एक कोने में पड़ा वो राज्य है जिसके इतिहास के बारे में पढ़कर कर्नल जेम्स टोड खुद इतना मोहित हो गया और वो किताब लिखता है द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। जब उसने देखा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वो इस इतिहास में इतना डूब गया था पढ़ने में कि उसने किताब लिखी और उसने मन में ठान ली कि इतने महान महान ये लोग हुए हैं, ये इनका पता पूरे भारत को चलना चाहिए, पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि राजस्थान में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। इसलिए कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति अपने ही इतिहास में इतना खतरनाक तरीके से डूब जाता है ना, कर्नल जेम्स टोड। तो अब उदय सिंह को, अब चंदन की हत्या कर दी, लेकिन पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बचाई। और जान बचाने के बाद में पन्नाधाय ने सोचा कि इस बनवीर को पता चल गया भाई उदय सिंह जीवित है तो फिर से कभी ना कभी मार देगा। तो कहा जाता है कि पन्नाधाय जो है इस उदय सिंह को लेकर कहां चली जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास जाती है। और उस समय कुंभलगढ़ जो है, ये देखो कुंभलगढ़, ये जो कुंभलगढ़ है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में जाती है। और वहां का जो किलेदार है उसका नाम था आशा देवीपुरा। कौन सा था, आशा देवीपुरा। और ये आशा देवीपुरा है, ये देवीपुरा तो क्या जात है, आशा इसका नाम है। इसके पास में जाकर कहती है कि उदय सिंह तो क्या है, जीवित है, मैंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह का प्राण बचाए हैं। अब मुझे ऐसी डर है, ऐसा आशंका है, ऐसी शंका है कि उदय सिंह को मार सकता है बनवीर, उसको पता लग गया तो मेरी और उदय सिंह दोनों की जान ले लेगा। तो यहाँ पर आप मुझे क्या दो, शरण दो। तो आशा देवीपुरा उदय बनवीर के डर से मना कर देता है। और ये मना करता है तो इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती है, थोड़ी सी आपस में ऐसी बहस सी होती है। तो जो आशापुरा देवपुरा की जो माँ सो रही थी अंदर, वो उसके कानों में ऐसी बातें पड़ी तो वो बाहर आई। बाहर आने के बाद में पूछा तो देखा तो इस पन्नाधाय ने बताया कि मैं उदय सिंह की धाय माँ हूँ और अपने पुत्र चंदन की बलिदान देकर, प्राणों के जो बलि है वो देकर मैंने उदय सिंह को प्राण बचाए हैं। बचाने के बाद अब मुझे एक सुरक्षित स्थान की तलाश है, जिस कारण से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ये आशा देवपुरा की जो माता थी उसने आशापुरा देवपुरा को कहा कि तेरे क्या दिक्कत है, तू क्यों मना कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आई? जिस सांगा ने हमें ये किला दिया था, हमारी रक्षा की थी, हमें रक्षा के लिए यहाँ पर रखा था और इस किले का किलेदार बनाया तुम्हें, तो आज उन्हीं के पुत्र को यहाँ पर आने के लिए, उनका जो स्वामी, मेवाड़ का जो भावी स्वामी है वो बाहर खड़ा हुआ तुम्हारे दरबार पर ये कह रहा है कि मुझे अंदर आने दे, तो इतना महान हो गया।
जैसे इसने कहा, इसके समझ में आ गई, उसने कहा आ जाओ अंदर। फिर यहीं पे 1527 ईस्वी में, 1537 ईस्वी में एक व्यक्ति है अक्खेराज सोनगरा। इस अक्खेराज सोनगरा ने अपनी बेटी की शादी की थी। अक्खेराज सोनगरा की पुत्री थी जेवंता बाई। कौन सी बाई थी? जेवंता बाई। और इस जेवंता बाई की शादी हुई उदय सिंह के साथ में, और उदय सिंह के साथ में शादी हुई। बाद में इन सेवंता बाई की कोख से 9 मई 1540 को एक पुत्र का जन्म होता है, महाराणा प्रताप खाना। वो हम आगे पढ़ेंगे। इसी 1537 में जब क्या हुआ था कि लोगों को, जो मैंने बताए थे मेवाड़ में जो 16 ठिकाने वगैरह थे ना, तो सारे ठिकाने जो जागीरदार वगैरह था इनको आमंत्रित किया गया था। उनको कहा कि आप बनवीर के क्यों चलवे चाट रहे हो या तलवे चाट रहे हो? यहाँ पर मेवाड़ का जो अगला राजा है, भावी राजा राणा जी का जो पुत्र है वो जिंदा है यार, संगा का पुत्र है, आप बनवीर के पास में क्या कर रहे हो? वहां पर उसकी क्या गुलामी कर रहे हो? लोगों ने कहा कि महाराज कैसी बात, आप कैसी बातें कर रहे हो, मूर्ख हो गए हो क्या? उदय सिंह की तो हत्या कर दी है बनवीर ने। लोगों ने कहा नहीं। पन्नादार ने कहा कि मैंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर इस उदय सिंह को बचाया। तो लोगों ने आरोप लगाया कि पन्नाधाय जो है अपने पुत्र चंदन को राजा बनाना चाहती है, जबकि उदय सिंह तो मर गया है। पन्नाधाय ने कसम खाई कि मैं अपने स्वामी भक्ति की कसम खाती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती, कभी भी नहीं सोचती हूँ, और मैंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। अब लोगों ने ऐसा कहा तो भाई कहा कि यार उदय सिंह यहाँ पर रहता भी नहीं था, उदय सिंह ननियाल रहता था, तो उदय सिंह को यहाँ पर कोई जानता भी नहीं था। तो लोगों ने, किसी ने कहा कि इसके ननिवाल वालों को बुला लिया जाए, और ननिवाल वाले तो पहचान ही जाएंगे भाई उदय सिंह है या नहीं। तो जैसे ही उसके मामा नाना वगैरह को बुलाया गया तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा उदय सिंह ही है। ऐसा कहते ही उदय सिंह का कुंभलगढ़ दुर्ग में 1537 ईस्वी में, जब 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में राज तिलक किया गया था। क्या कर दिया गया था? राज तिलक। और राज तिलक कर दिया गया था। फिर यहां से जो 1540 ईस्वी में, 2-3 साल के बाद में 1540 ईस्वी में यहां से उदय सिंह कुछ सेना लेकर आगे चलता है, और युद्ध आगे चलता है, आगे आता है यहाँ पर, और एक युद्ध होता है मावली का युद्ध। मावली का युद्ध। और ये मावली का युद्ध होता कब है? 1540 ईस्वी को होता है। अब देखो इस युद्ध में होता क्या है, होता किन के बीच में है? तो एक तो है उदय सिंह वर्सेज, एक आपका है बनवीर। कौन है? बनवीर। बनवीर अभी चित्तौड़ का राजा है ना। तो जैसे ही उदय सिंह ने, क्या हुआ, मावली का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। अब उदय सिंह अपनी सेना लेकर कुछ सैनिकों के साथ में इधर आता है। मावली जो स्थान पड़ता है वो कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? उदयपुर में ही पड़ता है ना। तो यहां पर सेना लेकर आता है। इस मावली के युद्ध में उदय सिंह का सहयोग करता है कौन? मालदेव। कौन करता है? मालदेव करता है। और मालदेव के सहयोग से उदय सिंह ने इस बनवीर को हरा दिया। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? तो उदय सिंह की होती है। क्या हो जाती है? जीत। और बनवीर क्या हो जाता है? हार जाता है। फिर चित्तौड़ का राजा कौन बन जाएगा? उदय सिंह बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे ना। तो राणा उदय सिंह, उदय सिंह 1537 से 1572 है ना, 1572 तक राजा बनता है। 1572 में गोगुंदा में होली के दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी आगे चलकर ना। बनवीर से रक्षा कौन करती है? पन्नाधाय, गुर्जर जाति की महिला थी। उदय सिंह ने कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार आशा देवीपुरा को क्या कर दिया था? संरक्षण में आई थे यहाँ पर। अखेराज सोनगरा ने अपनी पुत्री जेवंता बाई का विवाह किया था। प्रथम राजाभिषेक 1537 में कुंभलगढ़ में हुआ। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। 9 मई 1540 को जन्म होता है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में जगह पड़ती है कौन सी? बादल महल। उस बादल महल की जूना कचहरी में जन्म होता है ना, ये भी ध्यान रख लेना। मावली का युद्ध हमने बात कर ही ली। दूसरा राज्याभिषेक 1540 में होता है, चित्तौड़ में हमने बात कर ली थी। अब 1544 में देखो, 1544 है, इस 1544 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1544 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया। और एक जगह पड़ती है जहाजपुर। कौन सी जगह? जहाजपुर। इस जहाजपुर में जाकर ये जो है उदय सिंह सामने ही चला जाता है शेरशाह सूरी के, और जहाजपुर में जाकर उदय सिंह की इस शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और उसे चित्तौड़ दुर्ग है उसकी चाबियां दे देता है ना। कौन? उदय सिंह। तो अफगानों की जो मेवाड़ का वह शासक जिसने अफगानों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी वो कौन था? उदय सिंह था। यह भी ध्यान रख लेना। शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ में अपना जो प्रशासक था वो ख्वास खां को नियुक्त किया था ना, ये भी ध्यान रख लेना। फिर जो शेरशाह सूरी है ये कालिंजर अभियान को जीतने के लिए जाता है, और वहां पर बारूद का ढेर था। उस बारूद के ढेर में आग लगने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और जैसे इस बात का चित्तौड़ वालों को पता चल जाता है तो इस ख्वास खां को यहाँ से पीट पीट कर भगा देते हैं ना। हरमाड़ा का युद्ध होता है आगे चलकर। अब देखो हरमाड़ा का युद्ध उदय सिंह और एक है हाजी खां। कौन है? हाजी खां। और ये हाजी खां जो है अजमेर का है।
कौन है, अजमेर का है। और इस हाजी खां का सहयोग करेगा कौन, मालदेव। सहयोग करने के लिए आया कौन है, मालदेव। अब देखो हरमाड़ा जो मावली का युद्ध हुआ था 1540 में, उसमें मालदेव का सहयोग किया, मालदेव ने सहयोग किया था किसका, उदय सिंह का। लेकिन यहां पर ऐसा क्यों, क्योंकि हाजी खां का सहयोग कर रहा है मालदेव, तो जबकि करना किसका चाहिए, उदय सिंह। देखो मावली के युद्ध के बाद में एक यहाँ पर झालावाड़ में एक झाला थे, ये झालाओं की एक बेटी थी झाली रानी, जिसका नाम पड़ा था झाली रानी, है ना। उसकी एक शादी हो रखी थी मालदेव के साथ में, लेकिन उसकी जो बहन थी वो भी सुंदर थी, जिससे शादी करना चाहता था कौन, मालदेव। लेकिन उस झाली रानी के जो पिता थे, भाई थे, वो मालदेव के साथ में शादी नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने मैसेज किया उदय सिंह के पास में कि हम अपनी पुत्री की शादी आपके साथ में करना चाहते हैं। तो उदय सिंह वहां जाता है और जाकर उससे शादी कर लेता है। भाई शादी के लिए कह रहा है, कौन मना करेगा, राजा तो पहले भी बहुत सारी शादियां करता था। तो वहां जाकर शादी कर लेता है। तो शादी करता है, जिससे मालदेव क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, और इन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। तो फिर आगे चलकर एक युद्ध होता है, हरमाड़ा का युद्ध 1557 को होता है। और हरमाड़ा का युद्ध होता है, इसमें उदय सिंह और हाजी खां था, और ये मालदेव सहयोग करता है किसका, हाजी खां का। युद्ध हुआ क्यों था, युद्ध का कारण क्या था। तो देखो कभी इस हाजी खां की सहायता की थी उदय सिंह ने, और उदय सिंह ने कहा था, इस हाजी खां के पास में एक महिला थी, रंग राय महिला। कौन सी, रंग राय नामक महिला थी। तो उदय सिंह ने कहा कि ये महिला तुझे मुझे देनी होगी, लेकिन हाजी खां ने इस महिला को नहीं दिया, जिस कारण से अटैक करता है उदय सिंह, और युद्ध होता है हरमाड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में सहयोग करता है मालदेव, किसका, हाजी खां का। और इस युद्ध में उदय सिंह की हार होती है। किसकी हार होती है, उदय सिंह की हार होती है। जीत किसकी होती है, हाजी सिंह की होती है। हाजी खान की क्या हो जाती है, जीत होती है ना। और 1559 में अमर सिंह का क्या हुआ, जन्म होता है। अमर सिंह कौन था, महाराणा प्रताप का पुत्र था। महाराणा प्रताप की पत्नी जो थी अजबदे, अजबदे पंवार, और मामरक पंवार की पुत्री थी। इन दोनों, मामरक पंवार की पुत्री थी अजबदे। अजबदे की कौन से जन्म होता है 1559 में, किसका, उदय सिंह का होता है ना। तो ये भी ध्यान रखना। और इस उदय सिंह की जब जन्म हुआ था, तो दोग लगाने के लिए उदय सिंह आए थे इधर अपने एकलिंग नाथ जी के मंदिर में, कैलाशपुरी में पड़ता है। तो उसी समय उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर बसा दिया था। उदयपुर शहर बसाकर वहां पर उदय सागर झील का निर्माण करवाया, और मोती मगरी जो महल थे उनका भी निर्माण करवाता है। अब देखो मालवा का शासक जो था बाज बहादुर, ये बाज बहादुर पर जो है जो अकबर है, अकबर ने अटैक किया था, जिस कारण से भागकर कहाँ जाता है, यहाँ पर उदयपुर में आ जाता है। और एक जैमल मेड़तिया, ये मेड़ता का शासक था। कहाँ का था, मेड़ता का शासक था। तो ये भी भागकर, जैमल जो था यहाँ का शासक, ये जैमल भी भागकर कहाँ जाता है, उदय सिंह के पास में आ जाता है। उदय सिंह ने इनको शरण दी थी। अब अकबर क्या करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अकबर ने 1567 में। अब 1567 में आक्रमण किया, तो अकबर ने क्या किया, अकबर यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद में क्या करता है, अपनी जो है वो जो सेना है, उस सेना को चारों ओर मतलब घेरा डाल लेती है सेना। और घेरा डालने के बाद में ये क्या करता है, रात को तोपे वगैरह चलाते हैं। और रात को जैसे ही तोप वगैरह चलाते हैं, दिन में, रात को मतलब क्या होते हैं कि तोपें छोड़ते हैं, और जैसे ही तोपे वगैरह छोड़ कर ये सोचते हैं कि रात को थोड़ी बहुत दीवार हम क्या कर लेंगे, तोड़ देते हैं। दिन में मतलब तोपें चलाते हैं, और तोपों से क्या कर लेते हैं भाई, थोड़ी थोड़ी दीवार तोड़ेंगे, तो हम बाद में क्या कर लेंगे, अपने दुर्ग के अंदर प्रवेश कर लेंगे। लेकिन इस चित्तौड़ का जो देखो हुआ क्या था, थोड़ा सा समझ लेते हैं भैया ना। अकबर का आक्रमण, अकबर का आक्रमण होता कब है, तो 1567-68 में होता है। अक्टूबर 67 में आक्रमण करता है, 68 में जीत लेता है ना। अब इस आक्रमण में हुआ क्या था, देखो हमेशा राजपूत जो योद्धा थे वो आपस में एक साथ होकर लड़ते थे, साका करते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा दिमाग से काम लिया। यहाँ पर लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अब की बार हम पहले वाली रणनीति के हिसाब से नहीं लड़ेंगे। तो कहा अब की बार कैसे भाई, इसमें एक आता शाखा जो करते थे, तो इस शाखा में तो सारे ही जो वीर वगैरह थे, राजा वगैरह थे, वो मारे जाते थे, पीछे कोई बचता ही नहीं था। और फिर वापस राज्य को जीतने में बहुत सारे टाइम लग जाता था। तो कहा देखो रतन सिंह ने किया था उस टाइम पर कितना जोर आया था, उसके बाद में सांगा ने किया था कितना जोर आया, उसके बाद में बनवीर को राजा बना दिया, तो बाद में देखो। तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि मतलब थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा अलग टाइप में। तो लोगों ने कहा, उदय सिंह शासक था, उदय सिंह ने कहा बताओ क्या किया जाए। तो इसने कहा अब की बार आधे लोग तो रहेंगे दुर्ग के बाहर, और आधे लोग रहेंगे दुर्ग के अंदर, जिस कारण से हम करेंगे युद्ध। उसने कहा कैसे, तो इसने कहा देखो राजा जो होता है वो राजा जनता का सबसे बड़ा मतलब राज्य का सबसे सर्वोपरि अधिकारी, सर्वोपरि होता है, और वो जनता का प्रमुख होता है। वो राजा जिंदा रहना चाहिए, तो राजा तो रहेगा बाहर, और जो दुर्ग है उस दुर्ग का कोई ना कोई प्रशासक बना दिया जाएगा, और वो क्या करेगा, यहाँ पर शाखा करेगा, तो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। अगर राजा बाहर रहेगा तो वो फिर भी क्या कर लेगा, इस राज्य को पुनः जीत लेगा। इनके पास में पर्याप्त सेना नहीं थी, अकबर बहुत सारी सेना लेकर आया था, है ना। तो अब क्या करता है कि यहाँ पर
अकबर क्या करता है, घेरा डाल दिया चारों ओर। तो घेरा डालते जैसे ही इसको पता चला तो उदय सिंह जो है, उदय सिंह और जो राज परिवार है वो तो गिरवा की पहाड़ियों की ओर पीछे से निकल जाते हैं, पीछे के दरवाजे से गिरवा की पहाड़ियों की ओर निकल जाते हैं। और ये जो चित्तौड़ दुर्ग था, ये जो चित्तौड़ दुर्ग है, ये चित्तौड़, इस चित्तौड़ का जो प्रशासक बनाया था, चित्तौड़ का जो प्रशासक बनाया था, वो प्रशासक किसको बनाया था, तो एक तो था आपका जयमल, ये जयमल मेड़तिया वही जो मेड़ता से आया था, और एक था पत्ता, ये पत्ता सिसोदिया था ना, एक था पत्ता। तो ये पत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया को यहाँ पर क्या बना दिया था, सेनापति बना दिया था। और ये क्या करते हैं, इस दुर्ग की रक्षा करेंगे। उदय सिंह यहाँ से पीछे से निकल जाता है। अब जयमल मेड़तिया यहाँ पर क्या होते हैं, और जयमल पत्ता जो है, इस पत्ता की एक पत्नी थी, क्या नाम है, फूल कंवर, क्या नाम है, फूल कंवर। ये फूल कंवर यहाँ पर आगे चलकर क्या करेगी, अब जोहर करेगी। देखो क्या होता है इसमें। तो जैसे ही क्या होता है कि इसने आक्रमण किया, तो आक्रमण किया अकबर, अकबर क्या करता है कि दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल लेता है। जैसे ही घेरा डालता है तो घेरा डालने के बाद में होता है क्या है कि वो तोपें चलाते हैं और तोपों से दीवारों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही दिन में दीवारें तोड़ देते हैं तो रात को ये जयमल जो मेड़तिया है, ये मेड़तिया वापस दीवारों का क्या करवाते हैं, पुनर्निर्माण करवा देते हैं। तो दिन के रात को सुबह सुबह तोड़कर सोते हैं, जैसे ही रात को उठते हैं अकबर सोचता है कि आज थोड़ी सी टूटी है, कल इतनी टूट जाएगी, कल इतनी, बाद में हम अपनी सेना को उधर से क्या कर देंगे, दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा देंगे। लेकिन जितनी दुर्ग की दीवारें दिन में तोड़ते थे उतनों का पुनर्निर्माण करवा दिया जाता था रात को जयमल के द्वारा। तो लोगों ने कहा कि अरे यार ये कौन है भाई, हम रात को दीवार तोड़वाते हैं, रात को वापस पुनर्निर्माण हो जाता है, इतना महान आदमी कौन है। तो लोगों ने पता लगाया, पता लगाने के बाद में कहा अजी वो जयमल है आपका। कौन सा जयमल, अजी वो मेड़ता वाला, हमने मेड़ता पर अधिकार किया था ना, वही जयमल आया हुआ है यहाँ पर, और वही क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रशासक है। उसने कहा यार उदय सिंह कहाँ गया, तो कहा उदय सिंह तो मेवाड़ छोड़कर गया, पीछे गिरवा की पहाड़ियों की ओर निकल गया। तो इस अकबर ने उदय सिंह का पता लगाने के लिए हुसैन कुली खां को भेजा था पीछे, ठीक है ना, वो तो इसको गिरवा की पहाड़ियों में ढूंढने के लिए जाता है। इसके बाद में कहीं यार जयमल है, तो जयमल को तो यार मैं मना लूंगा कि किसी बात की, यहाँ पर जयमल ही है क्या चित्तौड़ का रखवाला, कि हाँ जयमल ही है, वही करवा रहा है यहाँ पर दुर्ग का निर्माण। तो इसने जयमल के पास में मैसेज भिजवाया कि यार जयमल, तुझे मैंने मान रहा है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको मेड़ता छीना था, मैं तुझे मेड़ता वापस दे दूंगा, मैं तुझे मेड़ता वापस दे दूंगा, और तुम्हारा दुर्ग तो है नहीं यार, तू इस दुर्ग के लिए क्यों लड़ रहा है, बिना फालतू में दुर्ग में लड़ते, इस दुर्ग के चक्कर में लड़ते हुए काम आ जाएगा, क्या मतलब है, आपसे दुश्मनी क्यों, अपन दोनों दोस्ती कर लेते हैं और मैं तुम्हें तेरा मेड़ता वापस दे दूंगा, यार क्यों लड़ रहा है। तो इस जयमल ने मैसेज ऐसी बातें करता है, तो जयमल ये कहता है कि ये तो अगर तुम्हारा है नहीं, और उदय सिंह के लिए तू क्यों लड़ रहा है यार। तो ये जयमल वापस इसको कहता है, राजस्थानी एक कहावत है कि है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे किम आण, कि है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे किम आण। कौन कहता है, जयमल, यानी है गढ़ मारो हूं धनी, कि ये गढ़ मारा ही है और मैं इसका धनी हूं, है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे किम आण, असुर का मतलब राक्षस यानी जो आक्रमणकारी, कि जो भी कोई भी आक्रमणकारी है वो इस दुर्ग में मेरे रहते हुए तो क्या होता है, प्रवेश नहीं कर पाएगा। कि है गढ़ मारो हूं धनी असुर किम फिरे आण, कूचा जू चित्र कूटरी दीदी राहे दीदी माहे दीवान, कि कूचा जो चित्र कूटरी दीदी माहे दीवान, कि जो चित्रकूट, चित्रकूट यानी कूचा यानी चाबियां, और जो चित्रकूट किसको कहा जाता है, चित्तौड़ दुर्ग को, कि इस चित्तौड़ की चाबियां मुझे मेरे दीवान, यानी दीवान का मतलब जो मेवाड़ के राजा थे वो अपने आप को क्या मानते थे, एकलिंग जी का दीवान मानते थे, कि ऊंचा जू चित्रकूटरी दीदी माहे दीवान, कि इस जो चित्तौड़गढ़ है, इस चित्तौड़ की चाबियां मुझे मेरे दीवान ने सौंपी है, तो मैं क्या करता हूं कि ये किला मेरा ही है, मैं अपना ही समझता हूं, और मेरे जीते जीते यहाँ पर कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तब यार अकबर के पास में ऐसी बात गई, अकबर ने सोचा यार व्यक्ति तो थोड़ा सा टेढ़ा है, इसने कहा कि यार एक काम कर कि तू मेड़ता तो है ही, मेड़ता तो मैं तेरे को दे रहा हूं, मैं तेरे को नागौर और दे दूंगा, तू ये किला क्या करता, छोड़ दे, मुझे सौंप दे, सीधा सीधा क्यों यार लड़ना पड़ेगा फालतू में, ये किला तू मुझे सौंप दे। तो अब जो जयमल है ये वापिस कहता है कि ना मेटे भूख ना मेटे की भूख ना मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, कि भूख ना मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़, कि आ रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़, कि मेरी जो भूख है वो ना तो आपका जो मेड़ता है वो मेट सकता और ना नागौर मेट सकता, जो ये रजवट अनेक, ये भूख रजवट अनोखड़ी, यानी ये भूख तो रजपूती अनेक प्रकार की है, अलग अलग ही है,
कि ये तो मुझे मरने के बाद में ही चित्तौड़ पर कोई अधिकार कर सकता है, मेरे जीते जी तो इस चित्तौड़ पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। कि भूख ना मेटे मेड तो ना मेटे नागौर, अरजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटा चित्तौड़। ये किसने कहा था? जयमल ने कहा था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद में जयमल को अकबर, देखो हुआ क्या था कि जब ये रात को दीवार चिनवा रहा था तो अकबर ने एक दिन क्या हुआ, जो इसके पास में बंदूक थी, एक संग्राम बंदूक, इस संग्राम बंदूक से गोली छोड़ी और वो गोली कहां पर लगी थी? जो जयमल था इसके पैर में लग गई थी। किसके पैर में? जयमल के पैर में। क्योंकि ये रात को दीवार के ऊपर निरीक्षण कर रहा था, दीवारों का दीवार चिनवा रहा था तो वहां पर निरीक्षण कर रहा था। उस समय संग्राम जो बंदूक से गोली छोड़ी गई थी अकबर के द्वारा, वो गोली आकर जयमल के पैर में लग गई थी, है ना। ये भी चीज ध्यान में रखना। जयमल व पत्ता ने क्या किया था? यहाँ पर केसरिया किया था, क्योंकि इसके बाद में युद्ध तो होना ही है भाई। जयमल माना नहीं है, जयमल ने मना कर दिया कि मैं ये दुर्ग तुझे नहीं दूंगा। तो अकबर ने आक्रमण किया और जैसे ये पैर देखो, जो संग्राम बंदूक इससे गोली लगी, तो गोली लगने के साथ में एक घटना ये हो गई कि जो दुर्ग था, इस दुर्ग में जो रसद सामग्री थी वो खत्म हो गई थी। अब खत्म हो गई थी तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन इनके पास में क्या था कि ये हमेशा ये सोचते थे कि भूखे मरने से अच्छा है कि हम दुश्मनों से लड़ते हुए मरें। तो यहाँ पर क्या किया? शाखा हुआ। क्या हुआ? शाखा। और शाखा की बात मैंने बता दी कि एक तो होता है जौहर, और जौहर यहाँ पर जो हुआ, और एक हुआ है केसरिया। कौन हुआ? क्या हुआ है? केसरिया। जौहर किया था फूल कंवर ने। किसने किया है? फूल कंवर ने। जौहर किसने? फूल कंवर ने। और केसरिया किया किसने? जयमल और पत्ता ने किया है। किसने किया है? पत्ता ने किया है। ये चीज ध्यान में रखना। तो अब जौहर कर लिया किसने? फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर कर लिया। तो इन राजपूत योद्धाओं का एकमात्र उद्देश्य था कि अब दुश्मन के सेना को अधिक से अधिक हानि पहुंचानी इनका उद्देश्य था। तो यहाँ पर दुर्ग के दरवाजे खोले गए, पुरुषों के द्वारा केसरिया पगड़ी बांधी गई। बांधने के बाद में यहाँ पर क्या होते हैं? ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब ये लड़ता है तो जयमल के पैर में जो थी वो गोली लगी हुई थी। तो जयमल कहता है सारों को जाते, जब केसरिया पगड़ी बांधकर सारे बाहर जाते हैं तो लोग कहते, ये जयमल कहता है कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे पैर में चोट लगने के कारण मैं लड़ नहीं पाऊंगा, और मैं लड़ नहीं पाऊंगा तो मेरे ये दुख है कि दुश्मन मेरे साथ में बाद में क्या करेंगे। इससे ज्यादा मेरे को ये दुख है कि मैं लड़ नहीं पा रहा। मैं रजपूती अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का जो वीर, जो भी राजस्थान का वीर है वो कभी मरने से नहीं डरता है। क्योंकि यहाँ पर उनकी जो माताएं हैं वो जो पालने में उनको झूला झुलाती है, तभी उनके मन में ऐसी बातें कहती है, उनके कानों में ऐसी बातें डाल देती है कि इला न देनी आपनी हलर ये हुलराय, पूत सिकावे पालने मरत बढ़ाए मान। कि तुम दुश्मनों को अपनी मातृभूमि मध्य के आना, तुम लड़ते लड़ते इंच इंच कट जाना, लेकिन तुम दुश्मन को कभी भी अपनी जो मातृभूमि है ये सौंप कर मत आना। ऐसी बातें कौन सिखाती है? यहाँ पर राजस्थान की जो माताएं हैं वो सिखाती है अपने बेटों को, अपने वीरों को, अपने पुत्रों को। अपनी जो स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, लड़ते लड़ते अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान कर देते थे अपनी मातृभूमि के लिए। तो इनके लिए जो मातृभूमि थी वो सर्वोपरि थी। तो ये जयमल, इसके मन में दुख होता है। तो इस यहाँ पर इन्हीं की सेना में एक व्यक्ति था कल्ला राठौड़। कौन था? कल्ला राठौड़। तो इस कल्ला राठौड़ ने कहा कि जयमल अंकल जी क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, आप मेरे कंधों पर बैठकर क्या करोगे? युद्ध करेंगे। तो ये इसको कंधों पर बैठाता है जयमल को। तो जैसे ही जयमल को कंधों पर बैठाता है तो अकबर देखता है युद्ध भूमि में, तो 2 हाथ तो नीचे कल्ला के हैं, 2 हाथ जयमल के हैं। तो ये कहता है कि ये 4 हाथों वाला देवता कौन आ गया। तब से कल्ला राठौड़ को कहा जाता है 4 हाथों वाला देवता। 4 हाथों वाला लोक देवता के रूप में कौन जाना जाता है? तो कल्लाजी राठौड़ जाने जाते हैं। आगे बात कर लेंगे, है ना। तो इस कारण से जौहर किया किसने? फूल कंवर ने। और चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। पहला शाखा 1303 में, दूसरा शाखा 1535 में। आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह। पहले के टाइम पर आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। शासक कौन था? रतन सिंह। तो तीसरा जो है, तीसरा में आक्रमणकारी कौन है? अकबर है। कौन है? अकबर है। और यहाँ पर शाखा किसने किया है? जौहर केसरिया किसने किया है? तो पत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया ने किया है। जौहर किसने किया है? फूल कंवर ने किया। ये चीजें ध्यान रखना। और 25 फरवरी 1568 को अकबर ने क्या कर लिया था? ये दुर्ग जीत लिया था। जैसे ही दुर्ग जीत लिया तो अकबर यहाँ दुर्ग के अंदर आता है तो यहाँ पर खाली सुनसान, कोई व्यक्ति नहीं। तो अकबर ने कहा कि यहाँ पर क्या कर दो, लोगों को जो भी लोग मिले उनका आप क्या कर दो? कत्लेआम कर दो, मार दो सबको। तो अकबर ने लगभग 30,000 जो लोग थे यहाँ पर, उन लोगों को, निर्दोष जो लोग थे उनको मरवा दिया था। और मरवाने के बाद में ये दूसरा कत्लेआम होता है। पहला कौन करवाता है? अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। कितने लोगों को मरवाता है? 30,000 लोगों को मरवाता है। और इतिहास में अकबर के माथे पर यह कलंक है, कत्लेआम। चित्तौड़ में जो कत्लेआम करवाया था ना, इतिहास के माथे में इतिहास जो अकबर है, इस अकबर के जो माथा है उस माथे पर कलंक माना जाता है। क्यों?
क्योंकि इसने 30,000 लोगों को, निर्दोष व्यक्तियों को मारा है। और इतिहासकार ये कहते हैं कि अकबर ने यह काम अच्छा नहीं किया था ना। जयमल व पत्ता सिसोदिया वीरती से प्रभावित। अब देखो जयमल और पत्ता इतनी बहादुरी के साथ में लड़ते हैं कि अकबर प्रभावित होता है, और प्रभावित होकर इनकी जो पाषाण गजारूढ़ मूर्तियां बनवाता है पत्थर की, और गजारूढ़ मूर्तियां बनवाकर आगरा का जो दुर्ग है उसके किले के बाहर लगवाता है गेट पर। तो बाद में औरंगजेब जो राजा बनता है, वो राजा बनने के बाद में तुड़वाता है। औरंगजेब कहता है कि अच्छा ये हमारी तरफ से लड़े थे, तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब ये तो अकबर के विरुद्ध लड़े थे, तो कहा तोड़ दो इनको, तो तुड़वा देता है ना। और गजारूढ़ मूर्तियां, एक हमारा राजस्थान का राजा जगह पड़ती है बीकानेर, जूनागढ़ दुर्ग, उस जूनागढ़ दुर्ग का राजा था राय सिंह। इस राय सिंह ने भी इन दोनों की मूर्तियां लगवाई थी, है ना, सूरजपोल के पास में, है ना। चलो कोई नहीं। बीकानेर के राय सिंह ने भी गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई थी। जयमल पत्ता की छतरियां जो है चित्तौड़ में बनी हुई है। 4 हाथों वाला लोक देवता कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। अकबर ने चित्तौड़ का प्रशासक जो है आसफ खां को बनाया था, ये चीजें ध्यान रखना। और चित्तौड़ से एक सिक्का चलाया था, कौन सा सिक्का? एलसी। सिक्का एलसी कौन चलाता है? अकबर चलाता है। ध्यान रखना, चित्तौड़ विजय के बाद में, चित्तौड़ विजय के बाद में अकबर ने चित्तौड़ से कौन सा सिक्का चलाया? तो सिक्का एलसी चलाया। पहले भी कई दफा पूछा गया प्रश्न है, अब भी पूछने की पूरी चांस यहां से ये पूछा जा सकता है ना, उम्मीद है ना। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। कहां पर? गोगुंदा में होती है। कहां पर होती है? गोगुंदा में। और गोगुंदा में ही उदय सिंह की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। तो अब आगे की जो क्लास है जो महाराणा प्रताप से पढ़ेंगे हम, बाकी चीजें हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम लेते हैं आपसे विदा। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना।